Fine. Fine. Okay. Can you see the screen? I guess it is still loading. Yes, just a minute. Just a minute. ठीक है. Fine, let it load. तो बताइए, what was the last thing that we covered? Ready? What is the last thing that we covered? Polytropic process. Okay. Polytropic process कवर किया था. उसमें कोई अच्छा हाँ, होमवर्क क्या था? इंटेक्स एक्सरसाइज 3. उसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है. थोड़ा ये वन नोट का प्रॉब्लम चल रहा है, इसको देखते हैं. शेयरिंग 1 मिनट है ना. Yeah, it was in-text exercise 3. That was our homework. I hope you can see the screen now. Right? Just a minute. Okay, fine. तो बताना कौन से क्वेश्चन में है. Let us start. कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5. Okay, how many times a diatomic gas should be expanded adiabatically to reduce its mean square speed to half? देखो मीन स्क्वायर स्पीड, देखो सबसे आसान काम क्या है. सपोज लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन 5. हम लोग जानते हैं वी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, है ना. अब यदि हमें आरएमएस स्पीड को हाफ करना है, ठीक है, यानी v डैश इज v बाई 2 करना है, तो t डैश को क्या करना होगा बताओ? t बाई 4 करना होगा. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये बात तो समझ में आ रहा होगा ना. यदि हमें v आरएमएस को v डैश बाई 2 करना है तो हमें t डैश को t बाई 4 करना पड़ेगा. तो अब सोचो, फॉर्मूला होता है t1 v1 की पावर गामा माइनस 1 इज t2 v2 की पावर गामा माइनस 1, और यहाँ पे v1 बाई v2 की पावर गामा माइनस 1, ये आएगा क्या? t2 बाई t1. अब t2 बाई t1 1 बाई 4 है, राइट? ठीक है. और यहाँ गामा क्या होता है डायटोमिक गैस के लिए? बताओ एवरीबॉडी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा फॉर डायटोमिक गैस? एवरीबॉडी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा फॉर डायटोमिक गैस? नहीं बताओगे? 7/5. तो ये 2/5 आया. तो अब बताओ क्या होना चाहिए v2 बाई v1? एवरीबॉडी, क्या होना चाहिए v2 बाई v1? ये लिखना है. ओके, राइट डाउन देन. लिख लिया एवरीबॉडी?
ठीक है, तो अब देखो क्या आ गया, ये आ जाएगा v1/v2 की पावर 0.4 इज इक्वल टू 1/4। तो क्या आएगा एवरीबॉडी बताओ, एवरीबॉडी v2/v1 कैसे निकाल सकते हैं? दिस इज 0.4 एक्चुअली। देखो एक तो तुम लॉग लेके निकाल सकते हो, देयर इज वन वे, यू कैन टेक लॉगरिथम, राइट, दैट इज वन वे, जैसे भी निकालो। v2/v1 करोगे तो ये पावर 1 डिवाइडेड बाई 0.4 आएगा। जस्ट मेरे एक बच्चे का ही कॉल आ रहा है। एवरीबॉडी रिटर्न, रिटर्न नॉट, ठीक है। तो अब देखो क्या आएगा, इसको लॉग लेके ही सॉल्व कर लेते हैं, देखो ज्यादा टेंशन नहीं होगा। तो v2/v1 की पावर आ जाएगा तुम्हारा सीधा क्या, इसको ऐसा लिख सकते हैं v2/v1 की पावर 4 की पावर 5/2। ये समझ में आया क्या, ये कैसे लिख दिया एवरीबॉडी, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है, तो अब इसको ऐसे लिख दो 2 की पावर 2 इंटू 5/2, तो ये 32 आ जाएगा 2 की पावर 5। क्लियर हुआ एवरीबॉडी? ओके बेन, तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 9, ओके 6, जस्ट अ मिनट, मुझे एक बार स्क्रीन शेयरिंग फिर से करने दो, है ना, थोड़ा प्रॉब्लम इसमें चैट बॉक्स का आ रहा है, जस्ट अ मिनट। ओके अभी तो स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट, 9 पे, अच्छा 6, 6, स्पेसिफिक हीट ऑफ एडियाबैटिक सब्सटेंस एट मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट ऑफ एडियाबैटिक सब्सटेंस एट मेल्टिंग पॉइंट फॉर आइसोथर्मल एंड स्पेसिफिक हीट ड्यूरिंग एडियाबैटिक। देखो ये हमने डिफाइन तो किया है ना, याद है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हमने कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो हमने स्पेसिफिक हीट डिफाइन किया ही था, एवरीबॉडी डू यू रिमेंबर?
तो अब जैसे आइसोथर्मल की बात हो रही है, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में खुद सोचो, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने इस तरह से बात करी थी कि हम हीट देते हैं, ठीक है ना, हम हीट देते हैं बट टेम्परेचर में कुछ भी चेंज नहीं आता, राइट, टेम्परेचर में कुछ भी चेंज नहीं आता। तो ये तो ऐसी बात हो रही है कि एक बच्चा है जिसको कितने भी समोसे खिला रहे हैं उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो डकार ही नहीं ले रहा, राइट, तो कितना कैपेसिटी है उसका, इनफाइनाइट, राइट। तो खुद समझो, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मैथमेटिकली लिखोगे तो एन सी एम डी टी होता है, राइट, डी क्यू होता है एन सी एम डी टी। तो अभी सी एम क्या होगा, डी क्यू अपॉन एन डी टी, डी क्यू अपॉन एन डी टी, राइट। तो अब क्या है, डी टी जब जीरो होगा तो सी एम इनफाइनाइट आएगा, ऑब्वियसली आएगा। आगे बढ़ सकते हैं। तो अब एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर लेते हैं। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें यदि, तो एडियाबैटिक में तो हीट ट्रांसफर ही नहीं होता, राइट, एडियाबैटिक के अंदर हीट ट्रांसफर ही नहीं होता। तो जब हीट ट्रांसफर डी क्यू हम लिख सकते हैं एन सी एम डी टी, ये जीरो है, ठीक है, दिस इज जीरो, बट दिस इज नॉन जीरो, ये जीरो नहीं होता है, और नंबर ऑफ मोल्स भी नॉन जीरो ही है। तो ऑब्वियसली सीएम ही जीरो होगा ना, यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी ही तो जीरो होगा, तभी तो ओवरऑल टर्म जीरो हो रहा है। ये क्लियर है या नहीं है? कोई दिक्कत है इसमें? आगे बताइए, नेक्स्ट 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस इज डिक्रीज्ड बाय 10%, ठीक है। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस है, पहले तो समझने की कोशिश करो ये प्रोसेस कैसा है। पहले तो प्रोसेस है एडियाबैटिक, राइट। तो क्वेश्चन में लिखा क्या है, द वॉल्यूम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज डिक्रीज्ड बाय 10% ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर फ्रॉम, देखो अब क्या है, P1 यदि हम बात करें, P1 यहाँ पे प्रेशर है 1.01 into 10 raised to the power of 5 पास्कल, राइट, और P2 की यदि हम बात करें तो है वो 1.122 into 10 की पावर 5 पास्कल, यानी प्रेशर इस तरह से बढ़ रहा है और कांस्टेंट टेम्परेचर पे बढ़ रहा है, राइट, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर बढ़ रहा है। अब वॉल्यूम जो है, जैसे मान लो ये V1 है, तो V2 क्या आएगा, 10% डिक्रीज के बाद 0.9 V1 आएगा, राइट। If the compression is carried out adiabatically, the value of percentage reduction in volume will be। तो अब देखो यहाँ पर क्या दिक्कत है बताओ, परसेंटेज यहाँ पर तो यहाँ लिखा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर यानी P1 V1 P2 V2 लगाएंगे, ठीक है एवरीबॉडी, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है तो यहाँ पर तो P1 V1 P2 V2 होगा, इज दैट क्लियर। तो अब यहाँ करना क्या है कि देखो यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, P1 V1 की पावर गामा इस P2 V2 की पावर गामा, कोई दिक्कत है एवरीबॉडी। तो यहाँ पुट कर दो वैल्यू 1.01 into 10 की पावर 5 इंटू V1 की पावर गामा, P2 आ जाएगा 1.122 into 10 की पावर 5 इंटू V2 की पावर गामा, ठीक है। अब जो है, मान लो जैसे इसने परसेंटेज रिड्यूस किया है x, तो परसेंटेज रिडक्शन हो गया x, तो अब मान लो जैसे यहाँ पर 0.9 था, तो यहाँ पे भी कुछ फ्रैक्शन हो जाएगा, लेट से p ले लेते हैं उसको, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 5 अपॉन 1.122 into 10 की पावर 5, तो इसको लिख लेते हैं V1 की पावर गामा। अब रिडक्शन हो रहा है तो P इंटू V1 की पावर गामा लिख सकते हैं ना V2 को, क्योंकि जैसे 90% था तो 0.9 लिख दिया, 80% को 0.8 इंटू होगा, जहां पे P इज लेस देन 1। ये समझ में आ रहा है सबको? नहीं समझ में आ रहा है? आयुष नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे जैसे बोल रहा है ना कि रिडक्शन होगा तो कितना परसेंट होगा,
जैसे 90% हो गया तो हमने पी को 0.9 लिख देते। इज दैट क्लियर? ओके तो यहाँ पे p लेस देन 1 है, तो अब p के लिए सॉल्व करो। p तुम्हारा सपोज 0.95 आता है तो आंसर 5% हो जाएगा। p तुम्हारा 0.9 आता है तो 10% होगा। p यदि 0.96 आता है तो 4% होगा। आसान तो है, समझ में आया? और कोई डाउट है? और कोई डाउट है? क्लियर हो गया सारा? सारा हो गया क्लियर? ओके फाइन। तो कैन वी मूव अहेड गाइस? हम आगे बढ़ सकते हैं? लास्ट में p क्या बोला? अरे मैंने बोला जैसे मान लो जैसे यहाँ पे हमने लिया है ना कि 90% हो गया, मतलब 10% डिक्रीज हो, तो p वहां पे 0.9 आ रहा है। इज दैट क्लियर सलोनी? उसी तरह से यदि मैं बोलूं कि जैसे मान लो 90 p मैंने कुछ ले लिया, जैसे p हो सकता है लेस देन 1, 80% कम होगा तो p 0.2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये लिख के दिखा दूं? जैसे मान लो p तुम्हारा हो गया 0.9, तो इसका मतलब 10% कम हुआ। p सॉल्व करने p 0.8 आया, इसका मतलब 20% कम हुआ। p 0.94 आया। अभी सलोनी क्लियर हुआ? अरे v2 को मैंने p v1 लिखा है क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज हो रहा है इसलिए p लेस देन 1 है। तुम्हारे पास और भी तरीके हो सकते हैं, तुम रेशियो निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ये मेथड मुझे लगा कि ठीक है और उससे मैं निकाल सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ये बताया। आगे बढ़ सकते हैं रेडी? इज दैट क्लियर नाउ? ओके ओके तो लास्ट क्लास में आई थिंक वी कवर्ड एडियाबैटिक इरिवर्सिबल along with their graphs and also we covered polytropic process। तो देखो ये एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक मेजर पार्ट था जो हमने कवर कर लिया था। इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें कंफर्टेबल होना, इस पे तुमको क्वेश्चंस काफी मिल जाएंगे। ओके फाइन। तो आगे बढ़ जाते हैं। देखो कुछ चीजें हमें पढ़नी है, जैसे इंथैल्पी, हमने अभी तक इंथैल्पी नहीं पढ़ा है। इज दैट क्लियर? तो इंथैल्पी की भी बात करेंगे। देखो एक बच्चे ने एक डाउट पूछा था, वो भी रिलेवेंट है, मैं वो भी बता देता हूँ। अच्छा जैसे कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे मान लो तुम्हारे पास एक रिलेशन है du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, तो हम du को ncv dt देते हैं। प्रणव ने पूछा था और इसको हम लिखते हैं ncm dt, बट मुझे लगता है बता देना चाहिए सबको। तो उसका डाउट क्या था कि du इज इक्वल टू, उसका डाउट ये था कि du इज इक्वल टू डी क्यू होता है, ये तो होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट? ये तो होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम ना। बट यदि हम इस तरह से लिखते हैं तो इस पॉइंट पे तो कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है, राइट? तो हम इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे? इस कंडीशन पे तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, तो ये वाली चीज हम यहाँ लिख सकते हैं अभी, या नहीं लिख सकते? जरा सोचो। एवरीडी आप लोगों का क्या ओपिनियन है? क्योंकि ये एक जनरल कंफ्यूजन था जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, इसीलिए मैंने बताया। तो जरा सोचो कि क्या होगा यहाँ पे। क्या इस पॉइंट पे हम लिख सकते हैं एनसीवीडीटी? नहीं लिख सकते? एक्चुअली में देखो क्या है ना कि du इज अ स्टेट फंक्शन। देखो यहाँ पर दिक्कत ये है, मतलब अच्छी बात ये है कि स्टेट फंक्शन है du। तो यदि तुम एक इनिशियल स्टेट a से फाइनल स्टेट b जाते हो, किसी भी पाथ से जाते हो, तो ये यही वैल्यू रहेगी। स्टेट फंक्शन है ना, तो यदि
यदि तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पे जाओ या कैसे भी जाओ, यदि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो ये स्टेट फंक्शन है और इसकी वैल्यू यही भी रहेगी। इज दैट क्लियर? यदि तुम ऐसे जाते हो, ऐसे जाते हो, कैसे भी जाते हो, किसी भी पाथ से जाते हो, यदि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो du इज मतलब इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, तो दूसरे पाथवे से भी जाने पे ये वैल्यू वही रहेगी। समझ में आ रहा है? इसलिए हम इसको लिख पाते हैं इस तरह से। ये समझ में आया? मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि इंथैल्पी में भी हम इस तरह के डेफिनेशंस करने वाले हैं। एंथैल्पी जब हम पढ़ेंगे ना तो इस तरह की चीजें वहां पे भी हम लोग यूज करने वाले हैं। आगे बढ़ जाए हम। एवरीबॉडी आगे बढ़ जाए, लिखना है क्या ये? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, आगे बढ़े, लिखना है नहीं लिखना है, कुछ बोलो। आगे नहीं बढ़े? ठीक है, फाइन। तो अब देखते हैं क्या करना है आगे। अब देखो हमें इंथैल्पी पढ़ना है, राइट? सो गाइस लेट अस डिफाइन व्हाट एग्जैक्टली इज इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या होता है बताओ? सी व्हाट इज इंथैल्पी? Enthalpy is energy content of the system. Enthalpy is energy content of system. सॉलिड और लिक्विड के लिए, सॉलिड और लिक्विड की यदि हम बात करें तो फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड और लिक्विड के लिए इंथैल्पी सिमिलर टू इंटरनल एनर्जी। इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी सेम ही चीज है, ठीक है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? सॉलिड और लिक्विड के लिए इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी है। अब इंथैल्पी चेंज कैसे होता है? लेट अस से इंथैल्पी चेंज की बात कैसे करते हैं? तो इंथैल्पी चेंज की बात हम ऐसे करते हैं, जैसे मान लो एक रिएक्शन है, तुमने आयनाइजेशन इंथैल्पी पढ़ा है पीरियोडिक टेबल। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है बताओ? ये लिख देते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन पीओआर। जैसे ए है अनआयनाइज्ड फॉर्म और ये ए प्लस है आयनाइज्ड फॉर्म, तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? एनर्जी ऑफ ए प्लस माइनस एनर्जी ऑफ ए, दैट इज आयनाइजेशन इंथैल्पी। अब ये बताओ इंथैल्पी स्टेट फंक्शन होगा क्या? एवरीबॉडी, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन होगा? जैसे एक तरीका है कि जैसे मान लो एंथैल्पी स्टेट फंक्शन होगा, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक है कि ए सॉलिड से तुमने ए गैस में कन्वर्ट किया, फिर ए गैस को कन्वर्ट किया ए प्लस गैस में, फिर ए प्लस गैस को तुमने कन्वर्ट किया ए टू प्लस गैस में, ठीक है? ये हो गया स्टेप वन, मतलब एक तरीका वन ये है। दूसरे केस में तुम क्या कर रहे हो? तुम डायरेक्टली ए सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हो ए प्लस टू गैस में, ठीक है? और ये अपन मान लेते हैं स्टेप टू। तो क्या दोनों स्टेप में टोटल एनर्जी सेम लगेगी या अलग अलग? एवरीबॉडी, दोनों स्टेप में सेम लगेगी एनर्जी या अलग अलग? लैग बोल रहे हो एवरीबॉडी? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? लैग है क्या? इज देयर एनी लैग? सिद्धेश, प्रोबेबली देयर इज इंटरनेट स्पीड प्रॉब्लम फ्रॉम योर एंड। इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम इधर नहीं है। Okay, fine. So I hope you guys have understood that it will be a state function, right? तो दोनों केस में तो सेम ही होगी ना? ठीक है, तो ये स्टेट फंक्शन भी है, लिख लीजिए पहले इसको। नेट इशू मैं ये बोलना चाह रहा था सिद्धेश कि जैसे मान लो तुम्हें एक एटम को, सॉलिड एक मेटल है उसको कन्वर्ट करना है ए टू प्लस गैस में। तो अब जब ए सॉलिड को ए टू प्लस गैस में कन्वर्ट करना है तो तुम पहले क्या कर सकते हो, एक स्टेप में ए सॉलिड से ए गैस बनाओगे, फिर ए गैस से ए प्लस गैस बनाओगे, फिर ए प्लस गैस से ए टू प्लस गैस बनाओगे, राइट?
तो ये 3 स्टेप से जाएगा। इसमें सपोज एनर्जी E लगता है, दूसरे केस में A सॉलिड से A2 प्लस गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसके स्टेप में एनर्जी E2 लगता है। तो क्या E1 और E2 सेम होंगे और अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे सिद्धेश, क्यों? व्हाई डू यू थिंक दे विल बी डिफरेंट? अरे वो तो सेम ही होंगे ना, ये तो हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में भी, वो तो सेम ही होंगे। तो इससे ये पता चलता है ना कि ये स्टेट फंक्शन है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे डिफाइन करते हो? इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड to convert the most loosely bound या फिर remove the most loosely bound electron from an isolated neutral gaseous atom in the ground state। तो मतलब एनर्जी डिफरेंस के टर्म्स में ही निकालते हैं। तो चलो इतना तो क्लियर हो गया ना एवरीबॉडी? इसमें कोई डाउट है? सो कैन आई स्क्रॉल डाउन इफ यू हैव रिटन दिस, और डू यू वांट टू राइट दिस? ठीक है, फिर लिखो। डन? ओके, तो आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो अब इंथैल्पी की कुछ खास बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है? यदि हम इंथैल्पी की बात करें तो इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है? एवरीबॉडी, इट इज अ स्टेट फंक्शन। ये तो सबको समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरी चीज, इज इट एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी और एन इंटेंसिव क्वांटिटी, ये बताइए। एवरीबॉडी, इज इट एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी और एन इंटेंसिव क्वांटिटी? इंटेंसिव बोल रहा आदित्य। एक्चुअली इट इज एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी, ये समझ में आ रहा है सबको? ये एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। हाउ आर वी सेइंग सो? हम ऐसा कैसे बता पा रहे हैं कि एक्सटेंसिव है? देखो इसका रीजन एक्सटेंसिव बताने का ये है बिकॉज इट डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट हमारे पास है। एक्सटेंसिव हम क्यों बता रहे हैं, लेट अस सी दिस। देखो एक्सटेंसिव बताने का रीजन ये है कि जैसे मान लो तुमने 1 मोल ए को कन्वर्ट किया ए प्लस में 1 में, ठीक है, इसमें एनर्जी लगा E1, जनरल बात कर रहे हैं, तो क्या 2 मोल के लिए एनर्जी सेम लगेगा? एवरीबॉडी खुद सोचो, 2 मोल के लिए एनर्जी सेम लगेगा? 2E1 लगेगा, राइट? आर वी क्लियर ऑन दिस? सो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। आधा मोल के लिए आधा लगेगा, इट डिपेंड्स, राइट? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे तो डिपेंड करता ही है ना। तो ये एक्सटेंसिव क्वांटिटी होगा या इंटेंसिव क्वांटिटी होगा, बताओ? एक्सटेंसिव ही होगा ऑब्वियसली। सो राइट इट डाउन। रिटर्न। ओके,
ओके तो अब तो ये तो एंथैल्पी की डेफिनेशन थी जो बेसिकली एनर्जी ही है सॉलिड और लिक्विड के लिए, राइट? इसमें तो आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। राइट डाउन विश्वराज। डन। ओके ओके लेट अस टॉक अबाउट गैसेस नाउ। अब हम बात कर लेते हैं गैसेस की। वेट करूं। राइट डाउन रजत हैं। डन। ओके फाइन। तो गैसेस के लिए क्या डिफाइन कर सकते हैं? देखो गैसेस के लिए हम H डिफाइन करते हैं U प्लस PV, बिकॉज गैस को हीट देने पे उसका प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो जाता है, उसके P एंड V वेरिएबल्स होते हैं, राइट? देखो तो ये कुछ अलग चीज नहीं है। जैसे देखो क्या है, हम U लिखते हैं ना Q प्लस W, तो U क्या हो जाता है, DU लिखोगे तो DQ माइनस PDV होगा। तो अब तुम्हें क्या मिलेगा, DQ मिल जाएगा DU प्लस PDV, ठीक है? और यहाँ पे अलग कुछ नहीं है, ये वही चीज तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? एट कांस्टेंट प्रेशर, यदि तुम कांस्टेंट प्रेशर रखते हो, जो कि नॉर्मली एटमॉस्फेयर में तो कांस्टेंट, देखो जो भी रिएक्शंस अपने आसपास होते हैं, ठीक है, QP हम लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा है, यहाँ पे DP टर्म नहीं है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे तुम देखो ये क्या आ जाएगा, यही चीज आएगा ना। जैसे समझने की कोशिश करो, डेल्टा H को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा U प्लस P2V2 माइनस P1V1। बट यदि कांस्टेंट प्रेशर है तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा PV2 माइनस V1। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंज जो होता है उसको एंथैल्पी बोलते हैं। ये समझ में आया सबको? अलग कुछ भी नहीं है एंथैल्पी। इट इज सिंपली डिफाइंड एज हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी इज, ऐसा लिख सकते हैं, एंथैल्पी इज सिंपली हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। ये समझ में आया एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर और नॉट? ये कोई नया टर्म नहीं है। अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। देखो जैसे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लिखते थे ना, तो यहाँ पर भी तो हम कांस्टेंट प्रेशर मानते थे कि हम पिस्टन के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर रखेंगे वो कांस्टेंट रखेंगे, राइट? पिस्टन के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर जो रखेंगे वो कांस्टेंट रखेंगे। यही चीज केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी होता है। ज्यादातर रिएक्शंस जो होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो टेम्परेचर चेंज होगा, जैसे सुबह से शाम तक टेम्परेचर तो बदल जाता है ना। सुबह हो सकता है ठंड रहेगी, दोपहर में थोड़ा गर्म हो जाएगा, रात को फिर से सर्द हो जाएगा, ठीक है, इट चेंजेस। बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा 1 atm। तो ज्यादातर रिएक्शन जो एटमॉस्फेयर में होते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे ही होते हैं, ठीक है? तो केमिकल रिएक्शंस मोस्टली कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइंड होते हैं। तो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर जो है, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से भी तुम देखोगे तो वही चीज आ रहा है। तो एंथैल्पी H इज इक्वल टू U प्लस PV में H इज नथिंग बट हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। इज दैट क्लियर? राइट। हाँ ये गैसेस के लिए एप्लीकेबल होगा क्योंकि लिक्विड और सॉलिड का तो वॉल्यूम ही चेंज नहीं होता ना। प्रेशर अप्लाई करोगे तो लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं होगा ऑब्वियसली। और तुम्हें पता ही है हम गैस के बारे में ज्यादा बात क्यों करते हैं, गैस हमारा फेवरेट टॉपिक क्यों है?
बिकॉज गैस को ही हीट करेंगे तो काम करेगा, तो बाकी तो अपने कुछ काम के हैं ही नहीं ना। क्लियर है एवरीबॉडी? ओके, रिटन एवरीवन? ओके, राइट डाउन देन। डन? ओके फाइन। तो जैसे हम लोग सीख चुके हैं कि एंथैल्पी इज बेसिकली हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो एक क्वेश्चन है, अ सिस्टम ऑफ गैस is taken from state A। अब स्टेट ए में प्रेशर है 10 atm, वॉल्यूम है 2 लीटर, टू स्टेट बी ट्वेंटी atm 4 लीटर, ठीक है। इफ डेल्टा यू इज इक्वल टू 30 atm लीटर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में डेल्टा एच बताना है। ये तो बहुत आसान है ना एवरीबॉडी। देखो डेल्टा एच कैसे निकालोगे? डेल्टा एच निकालोगे डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर नहीं है। कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो हम पी कांस्टेंट कर देंगे। तो डेल्टा यू आपको 30 दिया है, पी टू वी टू कितना होगा? 20 इंटू 4 माइनस पी वन वी वन 10 इंटू 2, तो ये 30 प्लस 80 माइनस 20 आ जाएगा, यानी 30 प्लस कितना आया? 60, 90 एटीएम लीटर, राइट? ये तो इजी है ना। आगे बढ़ जाए। ओके फाइन। तो ये तो अपन सीख गए हैं। ओके, डन। Okay, so basically, I hope you guys have understood what is how to calculate delta H and delta U across various processes, right? अलग-अलग processes के चलो ठीक है, कुछ और चीजें भी कर लेते हैं। देखो डेल्टा H को हम लिखते हैं हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, रिएक्शन एंथैल्पी इसको डिफाइन करते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, is defined as heat exchanged at constant external pressure during a chemical reaction। तो
तो एक चीज और है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा एच को हम लिख सकते हैं एनसीपी dt। एवरीबॉडी कैन वी राइट डेल्टा एच एनसीपी dt? तो यदि हमें dh निकालना है फ्रॉम t1 टू t2, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एनसीपी dt फ्रॉम t1 टू t2। कोई दिक्कत है? तो एक तो ये तरीका हो गया। यदि n 1 है तो कैन वी राइट dh by dt फॉर n इज इक्वल टू 1 इज एक्चुअली cp, ऐसा भी लिख सकते हैं ना? ठीक है। और कुछ है कि जैसे हम ये भी जानते हैं कि डेल्टा U जो होता है, इट इज हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल du फ्रॉम t1 टू t2 विल बी इंटीग्रल ncv dt फ्रॉम t1 टू t2। कोई दिक्कत है इसमें? और यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, du by dt फॉर n इज इक्वल टू 1 इज cv। ये दोनों टर्म्स भी डिफाइन कर सकते हैं ना? ठीक है, तो इसको भी लिख लो। डन एवरीवन? ओके फाइन। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। देखो क्वेश्चन है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस के लिए Cp मोलर जो है, Cp मोलर इज अ फंक्शन ऑफ बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब, ऐसा लिखा जा रहा है। ठीक है, Cp एक फंक्शन है टेम्परेचर का, बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब। ठीक है ना? तो कैलकुलेट डेल्टा एच व्हेन द सिस्टम ऑफ गैस is heated from 100 Kelvin to 200 Kelvin. Bhavesh, do you want me to scroll up? Bhavesh? ठीक है, write down then. Done? Okay, fine. तो ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है? बहुत इजी है एवरीबॉडी, ये समझ में आ रहा है करना क्या है? वही जो ऊपर फॉर्मूला हमने लिखा है उसका यूज करना है, और क्या। देखो इसको कैसे करोगे, ऐसा करोगे 100 से 200 तक इंटीग्रेट कर दोगे Cp dt को, क्योंकि n तो 1 है, n तो 1 है ना, तो अब सीधा इंटीग्रेट कर लो, बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब डी टी। तो बी और टी के टर्म्स में आ जाएगा, बी और सी के टर्म्स में, राइट? तो तुम्हारा आ जाएगा बी टी स्क्वायर डी टी 100 to 200 प्लस सी टी क्यूब डी टी। ठीक है, 100 to 200। कोई दिक्कत है?
डन एवरीवन। तो अब तो सॉल्व कर लोगे ना, इंटीग्रेट कर लोगे। ओके फाइन। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो हमने पढ़ा है सीपी और सीवी के बारे में, सीपी एंड सीवी, तुम्हें लगता है कि दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? आर दे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और दे चेंज विथ टेम्परेचर? एवरीबॉडी, सीपी और सीवी कांस्टेंट होते हैं या फिर दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? देखो एक्चुअली सीपी और सीवी चेंज कब होंगे, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक Cl2 मॉलिक्यूल है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, ठीक है। तो इनके लिए हम लिखते हैं F/2kT, ठीक है। ये जो भी है ट्रांसलेशनल रोटेशनल। फिर अब क्या होगा, जब Cl2 को बहुत ज्यादा हीट करने लग जाओगे तो ये वाइब्रेट करने लगेगा और फिर वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी आ जाएंगे, ठीक है। तो वाइब्रेशनल की थोड़ी एनर्जी ज्यादा होती है, तो इसका डायरेक्टली F/2kT नहीं लिखते, इसका FkT लिखते हैं, ठीक है। तो F, तो ऐसा होता है कि F ट्रांसलेशनल बाई 2 देता है और रोटेशनल जो है और जो वाइब्रेशनल है वो पूरा का पूरा देता है। देखो ये थोड़ा सा हम जा रहे हैं तो एडवांस लेवल पे है ना। तो कॉन्सेप्ट बस इतना है कि जो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल है T प्लस R, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2kT होता है, और जो वाइब्रेशनल है इनका कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट केटी होता है। अब देखो ये कोई जनरल सिलेबस वाली बात है नहीं, वाइब्रेशनल पे एडवांस में भी आज तक कोई सवाल पूछा नहीं है अब तक। बट यदि तुमको क्वेश्चंस करने हो ना कुछ बुक्स में, अलग अलग किताबों में, तो तुम्हें हो सकता है वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के ऊपर भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो वाइब्रेशनल तो ऑब्वियसली ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो अब मान लो तुम Cl2 को हीट करते हो, Cl2 को हीट करते हो, तो अब ये Cl में कन्वर्ट होगा, तो अब तुम्हें नहीं लगता Cp और Cv भी चेंज होंगे इसके? अब तो Cp और Cv चेंज होंगे ना, ठीक है। अब देखो मान लो तुम इसको फिर हीट कर देते हो, तो ये Cl प्लस गैस बन जाएगा। तो अब तुम्हें लगता है डिग्री ऑफ, अब मान लो फिर तोड़ते जाओ, यहाँ पर क्लोरीन के सिर्फ प्रोटॉन, इतना हीट दो कि सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन सब कुछ अलग हो जाए, तो तुम्हें नहीं लगता है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है? एवरीबॉडी, एक सुटेबल रेंज में डिपेंडेंट नहीं होता है। तो सीपी और सीवी तो ऑब्वियसली टेम्परेचर पे चेंज होगा ही ना पहले। तो अब जो हम लोग बोलते हैं कि सीपी और सीवी ये वैल्यू होती है, वो किस रेंज में डिफाइंड है बताओ? वो उस रेंज में डिफाइंड है जिस रेंज में मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हो ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर? और वाइब्रेशनल के पहले, जहां से वो वाइब्रेट करना भी चालू ना करे। इज दैट क्लियर? सीपी और सीवी कांस्टेंट होते हैं कब? जब वो वाइब्रेट भी ना करे, उस रेंज पे स्टेबल रहे। जैसे मोटरसाइकिल चलाए हो, बाइक, तो उसमें नहीं चलाया कोई बात नहीं, तो बैलगाड़ी चलाओ, क्या चलाया बताओ? अरे कौन सी गाड़ी चलाए हो यार, गाड़ी चलाते ही नहीं हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यदि छोड़ो, वहां पर रेलेवेंट नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं। मतलब वाइब्रेट करना समझ गए ना, छोड़ो हटाओ। वाइब्रेशनल मतलब समझ गए ना, वाइब्रेट करना है यानी बॉन्ड टूटने की अवस्था पे पहुंचने वाला है। क्लियर है? क्या डाउट है सलोनी, बताओ। सलोनी, you can speak up or you can unmute yourself. सीपी और सी क्यों चेंज होंगे? चेंज इसलिए होंगे क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज हो जा रहे हैं। Cl2 एग्जांपल रिपीट करूं मैं? अरे देखो समझने की कोशिश करो, तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल है Cl2, इसको बॉन्ड डिसोसिएशन के आसपास हीट करोगे तो वो 2Cl में चेंज हो जाएगा। तो ये तो हमने क्वेश्चन भी किया था ना,
कि इसके यदि 5/2 है kT, तो इसका तो 2 into 3/2 kT हो गया, तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। अब तुम और हीट करके मान लो 1,00,000 केल्विन पे हीट कर तो सन के टेम्परेचर पे ले आओ, तो उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन सारे अलग हो जाते हैं, प्लाज्मा की स्टेट होती है, तो उसकी स्टेट में तो ऑब्वियसली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और ज्यादा होंगे। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। लोअर टेम्परेचर पे जहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन से काफी कम है, वहां पे वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं होते एक्टिव। तो नॉर्मल जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, जिसकी बात हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की थी, वो हाफ केटी कंट्रीब्यूशन देता है। फिर हायर वाइब्रेशनल पे जो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं वो सीधा केटी देते हैं। खैर वाइब्रेशनल वाले पार्ट जेई एडवांस के कोर्स में भी अब तक नहीं आए हुए हैं, कुछ बुक्स में कुछ जगह पे क्वेश्चंस इसके ऊपर हैं। तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि सीपी और सीवी दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शंस, दे आर इंडिपेंडेंट व्हेन टेम्परेचर इज very less as compared to the bond dissociation. Is that clear? ये लिखना है क्या? ये तो मैंने समझाने के लिए बताया तुम्हें। You want to write this? ठीक है, तो अब देखो कैसे लिखते हैं इसको। तो सीपी ऐसे लिखा जाता है, देखो a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, इस तरह से चलता रहेगा। मान लो ये a कुछ हो सकता है 10 की पावर माइनस, जैसे मान लो a तुम्हारा 10 की पावर 10 है, ठीक है, तो b क्या आएगा 10 की पावर माइनस 4, फिर c क्या आएगा 10 की पावर माइनस 8, d क्या आएगा 10 की पावर माइनस 10। तो ऑब्वियसली लो टेम्परेचर रेंज में तो कांस्टेंट ही होगा ना। एट लो टेम्परेचर रेंज cp विल बी ऑब्वियसली कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट जो है ना वो नेचर के गैस पे डिपेंड करते हैं। दीज कांस्टेंट्स ऑब्वियसली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। अब देखो मान लो तुमने टेम्परेचर रख दिया, जैसे मान लो टेम्परेचर रख दिया 10 की पावर 20 केल्विन, तो अब तुमको क्या लगता है सीपी कांस्टेंट होगा? देखो ना डी जो है, मतलब देखो सी 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 20 इंटू 3, तो अब ये तो कांस्टेंट नहीं होगा ना। तो अब लोअर टेम्परेचर पे सीपी कांस्टेंट होता है। इसी तरह से सीवी भी ऐसे ही लिखेंगे, ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, ठीक है, इस तरह से। तो ये एक्चुअली में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, बट लो टेम्परेचर पे इनको ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानते हैं। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? क्या नहीं है क्लियर? अरे ये बात चमकी कि लो टेम्परेचर पे कैसे कांस्टेंट है, हाई टेम्परेचर पे कैसे चेंज हो रहा है, ये नहीं चमका? तो इसको लिख लीजिए। तो एंथैल्पी का बेस्ट डेफिनेशन यही है, एंथैल्पी इज इंटीग्रल एनसीपी dt, ठीक है, एंड डेल्टा यू इज इंटीग्रल एनसीवी dt। हाई टेम्परेचर पे क्योंकि ये चेंज हो जाते हैं, ये T1 से T2 लिमिट्स हैं, ये भी T1 से T2 लिमिट्स है। क्लियर है? क्या समझ में नहीं आया आयुष? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यदि तुम्हारा मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है तो हायर टेम्परेचर पे ज्यादा हो जाता है। अब जैसे मान लो ये वैल्यू है, अच्छा मैं निकाल के दिखा दूंगा, इसको पहले लिख लो। डन एवरीवन? फाइन, तो अब जरा मैं समझा देता हूँ फिर से। देखो सीपी जैसे हमने लिखा था ना, a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। अब इसमें ये वैल्यूज काफी कम होते हैं। जैसे मान लो एक रैंडम वैल्यू में रह रहा हूँ 10, और बी मैंने लिया 10 की पावर माइनस 6, सी मैंने ले लिया 10 की पावर माइनस 8, डी मैंने ले लिया 10 की पावर माइनस 10। अब मान लो तुम्हारा टेम्परेचर 100 केल्विन है, तो सीपी क्या आएगा? सीपी आएगा 10
प्लस 100 केल्विन के हिसाब से 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 2 प्लस सी क्या है 10 की पावर -8 10 की पावर 2 प्लस डी क्या है 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर 2। तो अब ये क्या आएगा 10 प्लस 10 की पावर -4 प्लस 10 की पावर -6 प्लस 10 की पावर -8। तुमको नहीं लगता अप्रोक्सीमेटली 10 ही है या नहीं लगता? ठीक है, तो ये हमने टेम्परेचर 100 पे निकाल लिया। अब मान लो टेम्परेचर रख दिया मैंने 10 की पावर 10 केल्विन। अब देखो तो क्या आता है 10 प्लस 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 10 प्लस 10 की पावर -8 इंटू क्यू स्क्वायर है 10 की पावर 20 प्लस 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर 30। अब तुम्हें क्या लगता है कांस्टेंट है क्या? देखो तो 10 प्लस 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 12 प्लस 10 की पावर 20, ये तो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 20 हो गया। अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 20 हुआ, तो ये कांस्टेंट नहीं है ना। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि लो टेम्परेचर रेंज पे कांस्टेंट मानते हैं, पर यदि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं सीपी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाता है, मतलब डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाता है। तो इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं। तो अब सीपी और सीबी क्योंकि हायर टेम्परेचर पे चेंज होता है, तो बेस्ट एंथैल्पी ऑफ एंथैल्पी, जैसे हमने क्या किया था सीपी को कांस्टेंट मान करके बताया था, राइट? हमने कांस्टेंट मान करके बताया था। तो अब जो बेस्ट डेफिनेशन है इसका, जस्ट अ मिनट, जो इसका बेस्ट डेफिनेशन है वो ये है। ये क्लियर हुआ? इंटीग्रल डिफाइन करना है। अब आगे बढ़, ये एग्जांपल लिखना है तुम्हें, ये तो मैंने समझाने के लिए बस तुम्हें एग्जांपल लिया है। डू यू वांट टू राइट दिस? ओके फाइन, ठीक है। somebody is saying yes, लिखना है। डन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। तो अब देखो हमने ये भी सीख लिया कि सीपी और सीबी का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, और सीपी मतलब डेल्टा एच का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो देखो डेल्टा एच का अपना पहला डेफिनेशन ये आया था, दिस इज द डेफिनेशन फर्स्ट। दूसरा डेफिनेशन क्या आया? प्रेशर कांस्टेंट रख दोगे तो ये आ जाएगा ना, यहाँ पर पी कांस्टेंट है और ये जनरल यही होता है। अच्छा, अच्छा ऐसा लिख सकते हैं क्या, डेल्टा यू होगा यहाँ पे, डेल्टा यू, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये समझ में आया डेल्टा एन जी आर टी क्या है? देखो मैं समझा देता हूँ। जैसे पी डी वी है तो ये एन आर डी टी प्लस डेल्टा एन आर टी लिख सकते हैं क्या? प्रेशर यदि कांस्टेंट रहे तो, जैसे पी डी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है ना, तो डिफरेंशिएट करो, यह आएगा डीपी, एक सेकंड, पी डी वी प्लस वी डी पी। तो अब देखो प्रेशर कांस्टेंट रख दो तो डीपी 0 आएगा, तो पी डी वी क्या आएगा तुम्हारा, एन आर डी टी प्लस डेल्टा एन आर टी। मान के चलो, देखो रिएक्शन में तो गैस, रिएक्शन में तो मोल्स चेंज हो सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास N2 गैस है, 3H2 के साथ रिएक्ट करता है, बता रहा हूँ, और 2NH3 बनाता है, तो रिएक्टेंट में 4 मोल गैस है और प्रोडक्ट में 2 मोल गैस है, तो डेल्टा एन क्या होगा? रिएक्शन होने के बाद गैस के मोल्स चेंज हो गए ना, और जी का मतलब गैस, क्योंकि हम तो पता है गैस के ही केस में जो है कुछ वॉल्यूम चेंज होता है। डेल्टा एन जी समझ में आया? गैस के मोल्स में कितने चेंज हो रहे हैं, यहाँ 4 मोल से यहाँ 2 मोल बन गया, तो डेल्टा एन जी इज -2। तो गैस वाले रिएक्शन में यदि गैस के नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं तो इसके टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं। तो अब देखो क्या आ गया, पी डी वी इज एन आर टी टी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यदि तुम एट कांस्टेंट टेम्परेचर देखते हो, एट कांस्टेंट टी देखते हो, जी स्टैंड्स फॉर गैस, जी स्टैंड्स फॉर गैस, ठीक है। ऑब्वियसली हम गैस की बात कर रहे हैं, तो हम पी डी वी को लिख सकते हैं डेल्टा एन जी आर टी,
एवरीडी लिख सकते हैं ना, तो ये भी एक टर्म हो गया डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच इज डेल्टा, ये तो मतलब 3 फॉर्मूले हैं इसके लिए, डेल्टा एच के लिए, जो अलग अलग। सेकेंड फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, वो तो फर्स्ट का ही मॉडिफिकेशन है। थर्ड फॉर्मूला जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है वैसे। तो डेल्टा एन जी सबको समझ में आया? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और थर्ड फॉर्मूला इनफैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है। रिटर्न एवरीवन। ओके फाइन। तो ओके, तो अभी देखो क्या है, डेल्टा एन जी निकालना हमें सीखना है। We need to learn how to calculate delta ng, that is the first objective। तो डेल्टा एन जी तो बड़ा आसान है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है, PCl5 गैस डिसोसिएट्स इनटू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो इसमें डेल्टा एन जी क्या होगा एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इसमें डेल्टा एन जी क्या होगा? 2 प्रोडक्ट में गैस के मोल्स हैं 2 और रिएक्टेंट में 1, तो 1 आएगा ना इसके केस में। अरे इधर 2 है और इधर 1 है, तो 1 आएगा या -1 आएगा? 1 आएगा ऑब्वियसली। H2O लिक्विड को हीट कर रहे हैं इस तरह से कि H2 गैस प्लस 1/2 O2 गैस बन रहा है, तो इधर तो गैस है ही नहीं, इधर ही है, तो इधर डेल्टा एन जी क्या आएगा? 1.5 आएगा। ठीक है, लाइक वाइज हम अलग केसेस में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास A सॉलिड है, उसको हीट कर रहे हो B लिक्विड के साथ और C गैस के साथ, सच दैट 5D गैस बन रहा है, तो डेल्टा एन जी क्या आएगा? 4 आएगा, राइट? आर वी क्लियर ऑन दिस? एवरीबॉडी क्लियर? ओके, तो इस तरह से हम डेल्टा एन जी निकालते हैं। ये लिखना है क्या? ये तो एग्जांपल्स है ना, लिखना है? डू यू वांट टू राइट दिस और कैन आई स्क्रॉल डाउन? ओके, अब देखो इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे, इसके बेसिस पे कैन यू कंपेयर। क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू? कौन से रिएक्शन के लिए डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू है?
ये बता सकते हैं अपन? चलो 3 ही ऑप्शन है, एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, तो बताओ क्या होगा आंसर? देखो यहाँ पे डेल्टा एन जी आ रहा है 2, यहाँ पे आ रहा है -1 और यहाँ पे आ रहा है 1। रजत क्या दिक्कत हो रही है? स्क्रॉल अप क्या पुराना, तो मैंने एग्जांपल दिया था ना, वो तो कोई थ्योरी था नहीं, तो समझाने के लिए डेल्टा एन जी निकालते कैसे, उसको भी लिखोगे? ए वाले में 1 आएगा ना, डेल्टा ईजी, हाँ उसमें 1 आएगा, 1 आएगा, ए वाले में 1 आएगा, ठीक है। इसमें 1 आएगा, इसमें -1 आएगा और इसमें 1 आएगा, ठीक है। तो अब डेल्टा एच हो जाता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो अब खुद सोचो, जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 1 है तो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू, राइट? या फिर ग्रेटर देन 0 भी हुआ तो भी डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू। यदि डेल्टा एच एन जी 0 हो गया तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, राइट? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? और यदि डेल्टा एन जी लेस देन 0 हुआ तो डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू, राइट? तो ये चीज भी है जो क्वेश्चंस में आपसे बहुत बार पूछी जाती है, मेंस वेंस में ये कई बार पूछा जाए। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, ए और सी? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये भी लिख लीजिए। भावेश नहीं समझ पा रहे हो, क्या दिक्कत है बताओ? पहले लिख लीजिए, राइट इट डाउन। डेल्टा एनजी निकालने के बाद क्या किया? अरे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया ना। यदि डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी हो जाएगी ना। तो वही लिखा है मैंने कि यदि डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो अभी सी में भी तो डेल्टा एनजी 1 है सिद्धेश, तो ए और सी होगा आंसर। भावेश तुम्हें क्लियर नहीं हुआ? अरे तो बहुत सिंपल सी चीज है। मान लो a इज इक्वल टू बी प्लस 1 है तो बड़ा कौन हुआ, a बड़ा हुआ या b बड़ा हुआ? ये नहीं समझ पा रहे हो? और a इज इक्वल टू बी माइनस 1 है तो a बड़ा हुआ या b बड़ा हुआ? मान लो ऐसा लिख दिया a इज इक्वल टू बी माइनस 1 तो b बड़ा हुआ। तो यही तो कहानी है कि डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये बड़ा हो जाएगा, ये नेगेटिव क्वांटिटी है तो ये बड़ा हो जाएगा, और यदि ये 0 है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये कौन सी बहुत बड़ी चीज है अब, क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, तो बेसिकली डेल्टा एच का डेल्टा यू के साथ हमने रिलेशन देखा। तो अब यही अब देखो, तो अपने पास आज कुछ खास फॉर्मूला नहीं आया है। अपने पास जो फॉर्मूला आज आया है वो एक तो ये है, दूसरा फॉर्मूला जो आज अपने पास आया है वो दूसरा ये है, ठीक है? और ये भी एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जैसा ही है। यहाँ पे एक और चीज है कि तुम देख सकते हो कि यहाँ पे डी क्यू पी जो होता था वो डी यू माइनस पी डीवी लिखते थे, सॉरी प्लस पी डीवी लिखते थे, राइट? कैसे लिखते थे तो समझ में आ गया होगा ना, ये याद आ रहा होगा तुम कैसे लिखते थे।
क्योंकि ऐसा होता था, देख लो, तो यहां भी वैसा ही है। तो क्या हम वर्क डन को लिख सकते हैं? सो कैन वी राइट कि वर्क डन भी अपना हो सकता है माइनस डेल्टा एन जी आर टी, वर्क डन भी लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एन जी आर टी एवरीबॉडी, क्योंकि पी डीवी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। सी वर्क डन क्या होता है? माइनस पी डीवी, तो माइनस पी डीवी तो माइनस डेल्टा एन जी आर टी है, तो दोनों तो सेम ही हो जाएंगे। तो एक और फॉर्मूला, ये देखो, अब इसको फॉर्मूला एज ए ट्रीट मत करो, ये सब एक्चुअली में रिजल्ट्स हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है? ऐसा मत सोचो कि एक और नया फॉर्मूला आ गया, एक और नया फॉर्मूला आ गया, कितने फॉर्मूले आएंगे, ऐसा मत सोचो। दे आर सिमिलर रिजल्ट्स व्हिच कैन बी कोरिलेटेड। जैसे मैथ्स में एक फॉर्मूला को 10 तरीके से लिख सकते हैं, तो वो अलग अलग फॉर्मूले नहीं होते हैं, ठीक है एवरीबॉडी? ये लिख लीजिए। रिटर्न, हाँ, इस पे क्वेश्चन करवा रहे हैं, पहले लिखने तो दो सबको। ओके, अब देखो समझते हैं। फॉर अ रिएक्शन, एक अपने पास रिएक्शन है, PCl5 गैस डिसोसिएट्स इनटू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है? PCl5 गैस डिसोसिएट्स इनटू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ये एक अपने पास रिएक्शन है, ठीक है ना? अब इसमें आपको क्या दे रखा है? डेल्टा U जो है वो दे रखा है 100 जूल या फिर 100 किलो जूल। तो आप बताइए कि एट 300 केल्विन डेल्टा H क्या होगा इन किलो जूल? इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर है? ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। डन एवरीबॉडी? देखो डेल्टा यू को कैसे लिख सकते हैं? 100 किलो जूल प्लस डेल्टा एन जी 1 है, आर 25/3, टेम्परेचर 300 है, इसको किलो जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1000 से डिवाइड कर दोगे, राइट? तो ये कितना आया बताओ? 100 प्लस 2.5 आ रहा है ना एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? तो चेक कर लो, ये 102.5 किलो जूल आ रहा है। क्लियर है? ये डाउट है?
फाइन, तो फाइन, तो आगे बढ़ सकते हैं। R1/12 क्यों नहीं लिया? क्योंकि सिद्धेश हमें जूल में निकालना है ना। R की वैल्यू होती है 1/12 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, और जूल में होती है 25/3 जूल पर केल्विन पर मोल। हमें जूल में निकालना है। अब तुम पूछ रहे हो कि 1000 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हमें किलो जूल में निकालना है। इज दैट क्लियर? क्योंकि हमें किलो जूल में निकालना है, इसलिए 1000 से डिवाइड किया है। क्लियर है? फाइन एवरीबॉडी? ओके, सो सी दिस इज अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक्चुअली में थर्मोडायनेमिक्स के 3 यूनिट्स होते हैं, जैसे उसमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्मोकेमिस्ट्री है। तो हमारा एक यूनिट खत्म हो गया। पहला आता है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, दूसरा आता है सेकंड लॉ, एंड द थर्ड इज थर्मोकेमिस्ट्री। ये 3 सब यूनिट्स हैं। तो ये हमारा हो गया है, और सबसे बड़ा यूनिट यही है। ये सबसे ज्यादा लेंथी पार्ट, ये हमने कर लिया कवर, फर्स्ट लॉ। ये दोनों रिलेटिवली छोटे हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। आज के क्लास में कोई डाउट है? आपका होमवर्क है इनटेक्स्ट एक्सरसाइज 3 दिया था ना पिछले बार, इस बार इनटेक्स्ट एक्सरसाइज 4 है। देखो आज के क्लास में तो इजी चीजें थी, आज हमने कोई खास पढ़ा नहीं है ज्यादा। यही है ना एक चीज, तो यही एक नया पढ़ा है, और क्या है, और एक नया पढ़ लिया ये। बाकी और कुछ किया क्या है भाई? और कुछ तो नहीं किया है। इसको वर्क डन के टर्म्स में लिखोगे तो ये माइनस डेल्टा NG/RT आ जाएगा, इतना ही तो है। ठीक है, तो इजी है, आज कुछ खास वैसा मुश्किल नहीं था। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने कर लिया कवर। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है एवरीबॉडी, एनीबॉडी? Okay, fine, then we'll meet in the next class. Goodbye.